Crazy fans subscribe and support for latest shows and news. इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन डी के हवाले से हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर तफसीर हुसैन गोंदल। और आपको बताते चले डॉक्टर तफसीर हुसैन गोंदल यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे स्टूडियोज में। और डॉक्टर तफसीर हुसैन गोंदल, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियोज में मौजूद हैं। और लिसनर्स, हम आपको बताते चले डॉक्टर तफसीर हुसैन गोंदल MD MCPS FCPS ऑर्थो है। इसके अलावा सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन DHQ हॉस्पिटल जहलन से हैं। इसके अलावा एक्स कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से आज बात करने वाले हैं, विटामिन डी, जो कि अगर हम देखें तो सिर्फ बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी ये शिकायत जो है वो आना शुरू हो गई है बहुत से हवालों से। तो सबसे पहले तो सर, हम विटामिन डी के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी अहमियत के बारे में बात करते हैं कि विटामिन डी जिस्म में क्या अहमियत रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं FM 100 और आपका शुक्रिया और स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाल। जी सर। जी सर। तो विटामिन है जो बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस और कुछ दूसरे मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन और बॉडी बिल्डिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी सर, बिल्कुल। विटामिन डी की अहमियत इस से आप अंदाजा लगा लें कि इस विटामिन डी की जो है वो मसल, बोन, हमारी नर्वस सिस्टम की ग्रोथ और नशोनुमा में इसका बहुत वाइटल रोल है। जी सर। सर, इसकी अहमियत तो बिल्कुल बिलाशुबा इससे इनकार नहीं है, लेकिन विटामिन डी की कमी क्यों हो जाती है या विटामिन डी की कमी की वजह से जिस्म में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? सबसे पहले तो सर हमें ये बताइएगा कि विटामिन डी की जो कमी है, मतलब विटामिन डी की कमी की क्या वजूहात हैं? क्या खुराक है, क्या प्रॉपर धूप नहीं लेना है, या क्या? और इससे बहुत सी डिजीजेस जैसे स्किन डिजीज भी हो जाती है अक्सर, और जिसमें बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन मैं उस तरफ आता हूँ कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है। विटामिन डी बेसिकली एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी बॉडी में, जो हमारी डाइट है उससे हम ले रहे होते हैं, और इनएक्टिव फॉर्म में हमारी स्किन में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है अंडर सनलाइट। तो विटामिन डी की कमी की वजूहात में एक तो यह है कि हमारी डाइट में इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी का कम होना, या हमारे अगर हम ले भी रहे हैं तो उसकी अब्जॉर्प्शन, जो हमारे स्टमक और GI सिस्टम में अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होना, कोई जिसमें वो अब्जॉर्ब ना हो पाए। और दूसरे नंबर पे विटामिन डी का सनलाइट की रोशनी कम होना या हमारा सनलाइट में एक्सपोजर का कम होना, इसको इनएक्टिवेट से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होने की वजह से विटामिन डी की कमी हो सकती है। राइट सर। जी जी। और सर, इसकी जिसम में मतलब अगर कमी हो जाए तो फिर क्या इसमें हमारे प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? हाँ जी, ऐसे है कि विटामिन डी की कमी की अलामात, अब हम उस तरफ आते हैं कि विटामिन डी की कमी की अलामात डिफरेंट एजेस में डिफरेंट हैं। जैसे अगर हम बच्चों में, अगर बच्चों और जो ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं 16 साल की एज तक, तो उन बच्चों में हड्डियों का वीक होके टेढ़ा हो जाना, जिसको हम रिकेट्स कहते हैं, हड्डियों की सॉफ्टिंग ऑफ बोन होना, हड्डियों का कमजोर होना और उसकी वजह से टेढ़ापन हो जाना। बड़ों में स्पेशली खवातीन में कमर दर्द होना, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन टू वर्क एंड चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, स्किन हेयर फॉल और वीकनेस, और अर्ली जिसको हम कहते हैं थक जाना, अपने काम काज में दिल ना लगना,
या अपने जो भी हम काम काज कर रहे हैं उसमें जल्दी थक जाना और बोन पेन या हर वक्त थकावट का एहसास रहना विटामिन डी की कमी की अलामत हो सकती हैं बड़ों में। सही सर। अच्छा सर, विटामिन डी की कमी पाकिस्तान में कितनी मतलब पाकिस्तान में इतनी ज्यादा आम क्यों है? जी, विटामिन डी की जो प्रेवलेंस है इन पाकिस्तान वो ऑलमोस्ट 73 to 74% है। इट मीन के विटामिन डी हर दूसरे बंदे में नहीं, बल्कि इस तरह अगर हम 74% पॉपुलेशन का अंदाजा लगाएं तो 14 करोड़ आबादी में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी की वजह तो बहुत सारी हैं, स्पेशली पाकिस्तान में बेसिकली हमारा जो सोशो इकोनॉमिक इस वक्त स्टेटस चल रहा है कि में हमारे बैलेंस डाइट का फुकदान प्लस हमारे जो इस वक्त डेफिनेटली एक लोग अक्सर समझते हैं कि हमारे सनलाइट भी बहुत अच्छी है, लेकिन बैलेंस डाइट का फुकदान प्लस हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक मार्केट है ये फिजी ड्रिंक के। जी बिल्कुल सर। कार्बोनेट, पेप्सी, कोला, एनर्जी ड्रिंक्स, ऑल दीज थिंग्स। तो इसके ओवर यूज की वजह से और बैलेंस डाइट का ना होना और अब इस वक्त जो ट्रेंड बन रहा है फिजिकल एक्टिविटी जरा कम हो रही है, इंडोर गेम्स हैं, तो ये सारी वजूहत हैं विटामिन डी की कमी का जो इस वक्त बायस बन रहा है पाकिस्तान में। और डेटा के मुताबिक 73 to 74% पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी है। ठीक है सर। अच्छा सर, क्या ये कहना दुरुस्त है कि हर दूसरा शख्स पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी का शिकार है? बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि दूसरा शख्स नहीं, अगर हर दूसरा शख्स हो तो 50% पॉपुलेशन में कमी पाई जाए। तो ये डेटा जो शो कर रहा है वो 73% पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी है, तो ये हर दूसरा शख्स विटामिन डी की कमी का शिकार है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। सर, औरतों में विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा होती है, इसकी क्या वजह है? अगर इस तरह की कमी होती है औरतों में खास तौर पर, तो क्या कमर दर्द या बार बार बीमार पड़ना और दरीना बीमारियां विटामिन डी की कमी की इलामात हो सकती हैं फिर? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि खवातीन में स्पेशली जो हमारी खवातीन चाइल्ड बियरिंग एज में होती हैं उनका बार बार कमर दर्द होना, बार बार बीमार पड़ना विटामिन डी की कमी का बायस हो सकता है। स्पेशली जहां जिस घर में बच्चे ज्यादा होते हैं उन बैलेंस डाइट का थोड़ा फुकदान होना, और फिर आपने देखा होगा हमारा सोशल सेटअप ऐसे है कि वालदा अपने बच्चों को अच्छा खिलाती हैं, खुद थोड़ा कम, मतलब उस तरह अपने आप को बैलेंस डाइट की तरफ नहीं ले जाती, इसको सैक्रिफाइस कहते हैं। तो खवातीन जो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं उनमें जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बच्चे की ग्रोथ के दौरान विटामिन डी और कैल्शियम का कम होना भी माँ में विटामिन डी का कम हो जाता है और बच्चे में अल्टीमेटली कम होता है, तो उनमें कमर दर्द होना बड़ा कॉमन समझा जाता है। जबकि जो यंग अर्ली वेट बेरिंग चाइल्ड बेरिंग से पहले जो लड़कियां होती हैं वो बेसिकली विटामिन डी की कमी का इसलिए शिकार होती है कि वो इस वक्त जो ट्रेंड है वो फिजिकल एक्टिविटीज का कम होना और लड़कियों का सनलाइट में एक्सपोजर का कम होना, सन ब्लॉक वगैरह यूज करना और स्किन की कंप्लेक्शन ना खराब हो जाए, एक ये वजह भी है। और दूसरे नंबर पे फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर का ओवर यूज, एनर्जी ड्रिंक और इन चीजों का, और डिफरेंट किस्म की डाइट्स, स्पेशली जो लोग जो आज वीक में 2 दिन ये नहीं खाना, वीक में 1 दिन ये नहीं खाना, ये सारी चीजें लड़कियों में विटामिन डी का कमी का बायस बन रहा है। सर, अभी आपने ये कहा सन ब्लॉक वगैरह का यूज करना, तो इससे कैसे विटामिन डी इफेक्ट हो सकता है? देखिए, एक तो है कि हमारे सोशल नॉर्म्स में हमारे कुछ एरिया में हमारा गाउन पहनना होता है हमने, और हमारे हाथ और फेस का कुछ पार्ट ही एक्सपोज होता है सनलाइट में। तो अगर हम उधर भी सन ब्लॉक लगा देंगे तो ओब्वियसली हमारा जो फेस और सनलाइट का एक्सपोजर है टू हैंड और फेस वो भी कम हो जाएगा, और बाकी एरिया में हमने गाउन पहना हुआ है या हमारा नकाब है, ये सारी चीजें इसकी एक वजह ये है। और दूसरी वजह ये है, सन ब्लॉक एक वन फैक्टर है, लेकिन बेसिकली डाइट प्लस फिजिकल एक्टिविटी का ना होना और सनलाइट में एक्सपोजर कम होना ये सेकंड वजह।
सर डाइट की जहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा है कि फिजी ड्रिंक्स वगैरह जो है वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल अगर करते हैं तो विटामिन डी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो एक बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे लिसनर्स ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी खुराक है जिससे विटामिन डी हम अपनी पूरी कर सकते हैं या विटामिन डी जो है हमारी बैलेंस रह सकती है, तो इस बारे में अगर आप कुछ बताएं। जैसे अक्सर कहते हैं कि दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, तो डेयरी प्रोडक्ट्स का हमने देखना यह है कि हमें विटामिन डी पर डे रिक्वायरमेंट हमारी है 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट जी। 6 माइक्रोग्राम कह लें, 600 to 800 फ्रॉम किड्स टू अडल्ट जी। तो अब हम किन चीजों से ये ले सकते हैं? देखिए एग योक में ये बहुत हैवी क्वांटिटी में विटामिन डी होता है जी। इसके अलावा जो सीजनल फ्रूट जूस होते हैं फ्रेश, लाइक ऑरेंज जूस में काफी हैवी मकदार में है। राइट। इसके अलावा मतलब आप जितने वाइट यानी चीज, योगर्ट और मिल्क, दूध, दही, ये सारी जितने भी इनमें भी है। और जो हमारे फ्रूट्स हैं, कलर्ड फ्रूट है जैसे ऑरेंज है, इसमें बहुत सर जैसे अनार आ रहा है और अनार आ रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली जितने भी कलर्ड फ्रेश जूस है उनमें विटामिन डी की हैवी मकदार होती है। और एक गिलास ऑरेंज जूस, जस्ट मैं एक ऑरेंज फ्रेश जूस जो है ना वो 24 आवर की डोज को पूरा कर देता है। अंतिल कि हमारी कोई जो हमारा जीआई सिस्टम है जिसको हम निजाम मैदा और आंत कहते हैं, उसमें अगर अब्जॉर्प्शन का कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे ओल्ड एज में 50 प्लस लोगों में, कुछ लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, तो वो दूध या दही लें तो उनका पेट खराब हो जाता है या उनके अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती। तो उस सूरत में हमें डेयरी प्रोडक्ट की बजाय कुछ दूसरे सोर्स ऑफ विटामिन डी पे रिलाई करना पड़ता है। जी सर, सही। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि विटामिन डी बच्चों की हड्डियों के लिए तो जरूरी है, लेकिन ये बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए भी क्या जरूरी है? ऑफ कोर्स बच्चों की, जिस तरह कि मैंने शुरू में बताया कि विटामिन डी एक वाइटल विटामिन है जो कि बहुत सारे दूसरे मेटाबॉलिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हड्डियों जैसे कि अगर विटामिन डी हड्डियों की नॉर्मल ग्रोथ, ना सिर्फ हड्डियों की बल्कि मसल की और टीथ की और जितने कोलाजन के साथ हमारी बॉडी के सारे पार्ट हैं उनमें बड़ा वाइटल रोल है। सिमिलरली जो ब्रेन की नॉर्मल ग्रोथ और नशोनुमा के लिए भी विटामिन डी उतना ही जरूरी है जितना हड्डियों के लिए जरूरी है। जी सर। और सर ये भी बताएगा कि क्या बच्चों का बीमार पड़ जाना, यानी अक्सर बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो विटामिन डी की कमी की अलामत क्या हो सकती है? बच्चों का बार बार बीमार पड़ना विटामिन डी की कमी की अलामत भी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन इम्यून सिस्टम में। जो हमारा प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से बचाने वाला हमारा सिस्टम, उसमें बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। स्पेशली विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में अगर अर्ली एज में 2 साल तक विटामिन डी का कमी हो तो बच्चों में बोन की डिफॉर्मिटी, चेस्ट की डिफॉर्मिटी और बोन टेढ़ी हो जाना, इसको रिकट्स कहते हैं, चेस्ट का टेढ़ापन, डिफॉर्म हो जाना, पिजन चेस्ट की शक्ल में ये होता है। और चूंकि इम्यून सिस्टम हर बीमारी से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो लिहाजा अगर इम्यून सिस्टम में हमारा कंप्रोमाइज हो तो हम मुख्तलिफ जो बीमारियां सीजनल होती हैं उनमें भी ज्यादा बच्चे हमारे मुतासर होते हैं और बार बार वो बीमार भी होते हैं, और साथ साथ वो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी के बाद थके और वो जैसे बोन पेन और थकावट, लिथार्जी जिसको हम कहते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो ये सारी अलामात बच्चों में होती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। जी सर। सर जैसे कि हम अपना मेडिकल चेकअप वगैरह करवाते हैं तो विटामिन डी का भी इस तरह हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए, और कितने टाइम बाद करवाना चाहिए जी, और क्यों कब करवाना चाहिए सर, ये भी बता दें। देखिए, अगर आप हेल्थी लाइफ स्टाइल स्पेंड कर रहे हैं
आपकी डाइट हैबिट अच्छी हैं और आप थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हमारे पाकिस्तान में चूंकि हमारे हालात इस तरह के हैं, तो मैं समझता हूँ कि 2 से 3 साल बाद एक दफा जनरल चेकअप करवा लेना चाहिए। 2 से 3 साल बाद अगर जी आप सर। सिम्टम्स नहीं है आपके, हाँ, और अगर आपके जो पहले हमने डिस्कस किया है कि हमारे कुछ अलामतें हैं, कुछ किसी नोयत की भी है, तो उस सूरत में हमें साल या 1.5 साल के अंदर एक दफा अपना विटामिन डी लेवल करवा लेना चाहिए। और विटामिन डी अगर कम हो तो हमें ज्यादा रिलाई करना चाहिए नेचुरल सोर्सेज पे, और वो एक ज्यादा ऑप्टिमल भी होता है और एक्सेप्टेबल भी होता है, और उसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आता। डेफिनेटली डॉक्टर की फीस और प्लस जो आप मेडिसिन परचेज करते हैं उसकी भी, तो हमें अगर नॉर्मल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2 से 3 साल में एक दफा जरूर हमारा जनरल चेकअप में विटामिन डी भी चेक हो जाना चाहिए। जी सर। सर, अगर विटामिन डी की कमी है तो क्या मेडिसिन के इस्तेमाल से विटामिन डी को पूरा किया जा सकता है, इसकी कमी को? ऑब्वियसली हम जब विटामिन डी की कमी है, डिपेंड करता है कि विटामिन डी कितना कम है। देखिए, इस वक्त जो हमारे पॉपुलेशन में विटामिन डी डेफिशिएंसी आ रही है वो ज्यादा है, इनसफिशिएंसी भी 50% से ज्यादा है। जैसे कि 74% पॉपुलेशन में विटामिन डी की इन डेफिशिएंसी है, तो उसमें सीवियर डेफिशिएंसी वाले बच्चों, औरतों और बड़ों में हम विटामिन डी सप्लीमेंट ऐड करते हैं अलॉन्ग विद डाइट इंस्ट्रक्शन। तो डेफिनेटली जैसे मैंने डाइट के पहले बारे में बात कर दी, अब यह है कि विटामिन डी हम सप्लीमेंट ऐड करके जो ऑप्टिमल रेंज है विटामिन डी की बॉडी में वो 30 to 100 इंटरनेशनल यूनिट है। तो हम इस ऑप्टिमल रेंज में 40 प्लस या 50 के रेंज में रखने के लिए हम विटामिन डी सप्लीमेंट वीकली भी दे सकते हैं अगर किसी में डेफिशिएंसी है, और अगर इनसफिशिएंसी है तो मंथली भी ऐड कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन दी हाउ सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी इन द पर्सन, उसके अकॉर्डिंगली हम विटामिन डी को सप्लीमेंट ऐड करके अलॉन्ग विद फूड एडवाइस पूरा कर सकते हैं। अच्छा सर, इन सप्लीमेंट से कोई इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं? देखिए, कोई भी जो भी हम इनटेक, चाहे वो सप्लीमेंट है चाहे कोई ड्रग है, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। अब आपने देखना यह है कि ये साइड इफेक्ट कितने हैं, और स्पेशली विटामिन डी के हिस्से में एक बात अर्ज करता चलूं कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि जिसकी ज्यादती टॉक्सिसिटी की शक्ल में आ सकती है, और उसके भी अपनी अलामात हैं। विटामिन डी अनकंट्रोल नहीं लेना चाहिए। विटामिन डी अगर किसी में ज्यादा हो जाए, अगर अनसुपरवाइज लिया जाए, तो वो विटामिन डी टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी अलामत हेड, अगेन बॉडी एक, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाना, ये सारी चीजें उसमें करती हैं। तो विटामिन डी अनकंट्रोल नहीं लेना चाहिए, हमेशा अपने फिजिशियन की एडवाइस पे ही लेना चाहिए। और कब तक लेना है ये अनलिमिटेड नहीं है कि आप लेते जाएं, क्योंकि बॉडी हमारी विटामिन डी को पूरा करने की कोशिश कर रही होती है। जो हम डेली खाना खा रहे होते हैं, हम जो धूप में भी एक्सपोजर हमारा हो रहा होता है, तो इसलिए हमें अनलिमिटेड नहीं लेना इसको, इसकी ज्यादती कुछ मसाइल का बायस बन सकती है। सर, विटामिन डी की कमी को तो चलें पूरा किया जा सकता है, अगर वो विटामिन डी अगर एक्सीड कर जाता है तो फिर इसमें क्या करते होते हैं? इस वक्त में ना हमारी हाइड्रेशन लेवल, बेसिकली विटामिन डी ज्यादा हो तो ये रीनल फेलियर, जिसको हम गुर्दों की खराबी का बायस बन सकता है, तो उस वक्त में हमें फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए। और बेसिकली इसमें हमने अपने गुर्दों का टेस्ट करवा के, जो डॉक्टर होता है वो गुर्दों को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्रेशन लेवल को बेहतर करना होता है। तो वैसे भी हम रूटीन में हम कहते हैं 6 से 8 गिलास आप पानी पिए, तो उससे हाइड्रेशन लेवल आपका, स्किन फ्रेश रहती है, तो वो लेवल पूरा रहता है। लेकिन अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो उस वक्त में हमें फिजिशियन आपको कोई ड्रिप अटैच कर सकते हैं, हाइड्रेशन लेवल को बेहतर कर सकते हैं, प्लस रीनल फंक्शन टेस्ट करके उसका अंदाजा कर सकते हैं कि
इस उर्दू के फंक्शन का क्या स्टेटस है। बस जी, इससे ज्यादा और कोई इसमें सीरियस इशू नहीं होता जी usually। सर। और सर मुझे लगता है ये तो कोई एक्सेप्शनल कोई केस आता होगा जिसमें विटामिन डी की ज्यादती होगी। आते हैं केस ऐसे होता है कि जिन बच्चों में बोन वीक होती हैं, जिसमें कुछ एक दो डिजीजेस का नाम लेता चलो मैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, जिसमें बोन प्रॉपर मजबूत नहीं हो पाती, तो लोग समझते हैं कि विटामिन डी की कमी है तो देते जाएं अंटिल के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी उस बोन पे बच्चों में हुई होती है। उन बच्चों में फिर हम विटामिन डी स्टॉप करते हैं और अल्टरनेट कुछ उनको हाइड्रेशन लेवल और बाकी चीजें देखते हैं। तो कुछ टॉक्सिसिटी होती है लेकिन बहुत रेयर। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ही अनसुपरवाइज्ड विटामिन डी लेते रहते हैं तो उनमें पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर। सर ये जो लोग अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से हमारे लिसनर्स भी ऐसे होंगे जो कि खुद से विटामिन डी के इंजेक्शंस वीकली मंथली या इस तरह, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें मसल पेन हो रहा है या कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले वो वहां पे तो जाते नहीं है लेकिन खुद ही से जो है वो मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जी सर आप क्या कहेंगे? ऐसे है कि जैसे कि सप्लीमेंट लेना तो किसी हद तक हम इसे समझते हैं कि इजाजत ही है, लेकिन बेसिकली यहाँ हमारे पाकिस्तान में चूंकि फाइनेंसेस की वजह से डॉक्टर की फीस अफोर्ड ना करना या टाइम की कमी की वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाते और वो सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में दूसरी मेडिकेशन ज्यादा डेंजरस है। कहते होते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन करना गुनाह है। ये एक रशियन कहावत है कि सेल्फ मेडिकेशन एक गुनाह है, लेकिन विटामिन डिफरेंट सप्लीमेंट अलॉन्ग विद विटामिन डी लेना इसी हद तक, मतलब साल में अगर कोई बंदा 4 से 6 हफ्ते ले लेता है बगैर किसी डॉक्टर के बताए भी, तो वो उसकी उस पे ना फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है कि उसकी पॉकेट से उस विटामिन डी के या सप्लीमेंट के पैसे निकल जाते हैं, शायद उसको उसकी जरूरत ना हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाए तो शायद उसकी जरूरत ना हो, किसी और चीज की जरूरत हो, या जस्ट रीअश्योरेंस या डॉक्टर उसे गाइड कर दे डाइट शाइड, तो ये है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन ये एक ठीक चीज नहीं है। हमेशा कंसल्टेशन या एमबीबीएस डॉक्टर से ही एडवाइस ले लें। जो जिनकी लोग इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम निकालना, फिर उसकी फीस का प्रॉब्लम है, फीस पे करना। गवर्नमेंट सेटअप में, हमारे गवर्नमेंट सेटअप में नो डाउट बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा हम ओवर बर्डन होते हैं सरकारी सेटअप पे भी, तो लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो इस सूरत में सेल्फ मेडिकेशन मेरे नजदीक ठीक काम नहीं है, उससे बचना ही चाहिए। सर विटामिन की जो विटामिन डी की जो मिनिमम डोज है, अगर वो आप सजेस्ट कर दें कि वो क्या है? एक तो है कि विटामिन डी की मिनिमम रिक्वायरमेंट पहले हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 600 to 800 माइक्रोग्राम्स है। मीन कि अगर हम 2 एग योग ले लें या 1 गिलास ऑरेंज जूस ले लें तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बाकी और चीजों में भी विटामिन डी होता ही है। तो हमें मिनिमम डोज जो डिपेंड, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हम अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि वो सीवियर डेफिशिएंसी है या नॉर्मल इनसफिशिएंसी है। तो उस पे हम समझते हैं कि वीकली अगर एक कैप्सूल जो होता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का होता है, तो वीकली हम अगर अडल्ट में वीकली दे दें, 4 से 6 हफ्ते की ट्रीटमेंट होती है, तो विटामिन डी ऑप्टिमल लेवल पे आ जाता है। बच्चों में हम अक्सर ड्रॉप देते हैं 1 से 2 ड्रॉप पर डे, तो वो तकरीबन 6 to 8 वीक में डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। देन उस डोज को मेंटेन रखने के लिए हम मंथली भी विटामिन डी 1 कैप्सूल जो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का होता है वो 1 कैप्सूल मंथली भी ले लें, तो खवातीन में स्पेशली जो जिनके हेयर फॉल प्लस दूसरे स्किन के प्रॉब्लम होते हैं तो वो काफी होते हैं। सर आपने वीकली एक कहा है? वीकली एक डेफिशिएंसी में जिनमें डेफिशिएंसी है, और जिनमें इनसफिशिएंसी है वो बेशक आफ्टर 2 वीक एक ले लें। ठीक है। मैक्सिमम 6 to 8 कैप्सूल मीन लेने से डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। फिर आपने उस डोज को मेंटेन रखना है या उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमें डाइट को इम्प्रूव करना होता है, कुछ दूसरे जो फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करके उसको हम मेंटेन रख सकते हैं और उसको फिर रीचेक कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ
आफ्टर 3 मंथ अगर कोई ज्यादा कॉन्शियस है तो हम आफ्टर 3 के बाद उसका लेवल चेक कर सकते हैं बॉडी में। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि जब भी हमने विटामिन डी को सप्लीमेंट के तौर पे ऐड ऑन करना है तो हमें उसका लेवल जरूर चेक करना है, ऐसे अनकंट्रोल नहीं देना। वो कि बेशक ये इतनी महंगा विटामिन डी, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट का डॉक्टर के पास आना और उसका वो सारा प्रोसेस से गुजरना, फिर वो सारा बर्डन जो है ना, वो फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए मैं कह रहा हूँ। जी सर। अच्छा सर, सन की बात हुई थी कि धूप लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने विटामिन डी जो है आपको धूप से भी मिलती है, लेकिन अक्सर जो हमारे लिसनर्स हैं वो टाइमिंग्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको हो जाता है कि कौन सी टाइम की धूप लेनी है, या दोपहर की धूप अक्सर लेना शुरू कर देते हैं। इस हवाले से भी थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें। जी, ऐसे है कि दोपहर की धूप लेना बिल्कुल ही फायदेमंद नहीं होता। बेसिकली जो अर्ली मॉर्निंग सुबह की धूप होती है या इवनिंग टाइम की 15 से 20 मिनट का एक्सपोजर, 15 से 20 मिनट का एक्सपोजर, वो भी एक्सपोजर हम सिर्फ हैंड, फेस और फुट, मतलब है कि ये सिर्फ काफी होता है टू एक्टिवेट इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी टू एक्टिव फॉर्म। तो उसमें दोपहर को बैठना जरूरी नहीं है। डेफिनेटली वो हमारे तो जिस खित्ते में हम हैं उसमें धूप का गर्मियों में भी बड़ा स्ट्रांग वो होता है इंडेक्स। तो सिर्फ 15 से 20 मिनट मॉर्निंग या इवनिंग एंड फॉर फेस और हैंड एंड फुट, जी सर। ये एक्सपोजर। सर, आप इस बीमारी के मुतालिक लोगों को लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, विटामिन डी एक चूंकि एक डेफिशिएंसी है और बहुत सारी बीमारियों का आगे पेशखैमा है, तो मैं अपने लिसनर और सामीन को ये मशवरा देना चाहूंगा कि एक तो अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखें, डेली चाहे थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करें, जरूर करें। और दूसरे नंबर पे हेल्दी डाइट और अवॉइड, हेल्दी डाइट में आजकल जो जंक फूड है डेफिनेटली बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन उस पर बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गई हुई है। तो हेल्दी डाइट अलॉन्ग विद अवॉइड फिजी ड्रिंक्स और ये एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह से अवॉइड करें और स्टे, मतलब जस्ट जितना सिंपल खुराक रखेंगे उतना आप कंफर्टेबल और इतना आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचे रहेंगे। जी सर। और अपने आप को जब भी जो ऑफिस वर्कर है स्पेशली, वो जरूर अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे तवज्जो दें और बस स्टे ब्लेस्ड विद सिंपल और हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा ये फ्रूटफुल हमारा सेशन रहा है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मैं लास्ट पे सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अगेन FM 100 का एंड स्कॉटमैन वालों का कि जिन्होंने इस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और मैंने अपना हिस्सा इसमें डाला। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam, sir. Thank you so much. And listeners, thank you so much. This program was sponsored by Scottman Pharmaceuticals. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching and subscribe to our channel.